बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। सिर्फ 2 नोड लगाए मैंने, दोनों पे ग्रेडियंट लगाया और ये चीज़ क्रिएट हो गई इतनी जल्दी। नमस्कार, मेरा नाम है निर्देशक राव और आप देख रहे हैं दृष्टिकोण प्रोडक्शंस। तो लास्ट टाइम हमने क्वालिफायर के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे मास्क विंडोज़ क्या होती हैं, कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और ट्रैकर क्या है, ट्रैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है DaVinci Resolve के अंदर, और इसकी पावर कितनी है कंपेयर टू आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो, ये हम देखेंगे आज की वीडियो के अंदर। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए चलते हैं DaVinci Resolve में। हर बार की तरह शुरू करने से पहले अपना आपको सोशल मीडिया के लिंक्स दिखा देता हूँ। इंस्टाग्राम पर /निर्देशक राव पे जाकर के आप मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर सकते हैं। लाइक कमेंट कीजिए आप पोस्ट को। कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ट्विटर पर भी /निर्देशक राव पे जाके मेरा ट्विटर हैंडल है, इसे फॉलो कीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पे आएगी नेक्स्ट क्लास जब भी आने वाली है। यूट्यूब पर /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कीजिए। सारी फ्री स्टॉक फुटेज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। जो प्रैक्टिस के लिए स्लॉग फुटेज वगैरह है वो भी यहीं पर डाल रहा हूँ। लास्ट लेक्चर की मैंने अपडेट कर दी है, तो यहाँ जाके डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए और डाउनलोड करके इनको अपनी प्रैक्टिस कीजिए। और फाइनली फेसबुक पर भी /निर्देशक राव पे जाकर के मेरा फेसबुक चैनल जो है, पेज जो है, इसको लाइक कीजिए। तो चलते हैं DaVinci Resolve में। यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप है, pexels.com से मैंने डाउनलोड की है। आज के लेक्चर में जो भी मैं क्लिप्स इस्तेमाल करने वाला हूँ वो pexels.com से हैं। फ्री स्टॉक फुटेज उसके ऊपर मिलती हैं। मैं सबके लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप चेक कर लीजिएगा और डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से प्रैक्टिस के लिए। अब इसमें ये जो फुटेज है हमारी, मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ पर एक डोर के ऊपर ये कुछ ग्राफिक बना हुआ है, मरमेड बनी हुई है और बाकी कुछ स्ट्रीट का सीन है। दीवारें वाइट हैं, थोड़ा ब्राइटनेस यहाँ पर ज़्यादा है। अभी तक जो चीज़ें हमने की हैं वो थी कलर को चेंज करने के लिए, कलर को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर हमने लिफ्ट, गामा, गेन की सारी ऑप्शंस देख ली थी। लॉग व्हील्स, कलर व्हील्स, हर तरह की चीज़ें चेक कर ली थी। यहाँ पर कर्व्स हमने कर लिए थे और ये आपका कलर वार्पर भी हो गया और क्वालिफायर भी हो गया। क्वालिफायर से आमतौर पे आप सिलेक्शन बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा था कि कोई पर्टिकुलर एक कलर रेंज की चीज़ों को सिलेक्ट करना हो। तो इस केस में इस डोर को अगर हम इससे सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास रेंजेस 2-3 तरह की आ जाएंगी। इसमें रेड भी है, थोड़ा ग्रीन भी है, ठीक है, ब्लू भी है। ये सही तरीका नहीं होगा यहाँ पर सिलेक्शन बनाने का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर 4th नंबर पर आपके ऑप्शन है, विंडो इसका नाम है। तो इसको हम खोलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। ये स्क्वायर बना हुआ है, सर्कल, लाइन, ये पेन टूल टाइप का है और एक ये बॉक्स है। ये बेसिकली इनके नाम ऊपर लिखे हुए हैं यहाँ पर, लीनियर, सर्कल, पॉलीगन, कर्व और ग्रेडियंट, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे लीनियर वाले पे मैंने इसे क्लिक किया तो यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स टाइप का बन के आ गया। इसको मैं इधर मूव कर सकता हूँ, ठीक है, और इसके चारों कॉर्नर जो है इनको पकड़ के यहाँ पर जो है मूव कर सकता हूँ। तो ये बॉक्स का क्या करता है एक्चुअली, इस बॉक्स का पर्पज़ क्या है? बेसिकली ये आपकी सिलेक्शन बना रहा है यहाँ पर। जैसे आप क्वालिफायर से बनाते थे, कलर रेंज को यूज़ करके सिलेक्शन करते थे, अब ये बस एक शेप से बना रहा है कि इस बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है वो अब आपकी सिलेक्शन है। अब अगर मैं कोई भी काम करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर गामा को मैं रेड की तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है, या पूरा ऑफ सेट ही रेड को ले जाता हूँ, तो अब देख रहे हैं जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ वो इस बॉक्स के अंदर हो रहा है। तो जितना मैं सिलेक्शन बनाऊँगा उस पर्टिकुलर नोड के ऊपर जो भी काम होगा उस सिलेक्शन के अंदर होगा, उसके बाहर नहीं होगा, राइट। और एक चीज़ ये है। दूसरा, अगर मैं चाहता हूँ कि इससे रिवर्स हो, कि जो मैंने सिलेक्शन बनाया है उससे बाहर काम हो और अंदर ना हो, तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर जो बटन दिया हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर दोबारा क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर किसी भी इसको मुझे ऑफ़ करना है तो दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, ये ऑफ़ हो गया। अब ये देख रहे हैं जैसे ये सिलेक्शन ऑफ हुआ, जो भी मैंने कलर ग्रेड किया था पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर आ गया। दोबारा क्लिक करता हूँ इसके ऊपर, ये ऑन हो जाएगा, राइट। तो इसको मान लीजिए मैं ऐसा कुछ एरो का शेप बना देता हूँ, ऑफ़ करता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ, तो देख रहे हैं जहाँ पे भी एरो का शेप था वो यहाँ पे ऑन हो गया। तो ये ऑन ऑफ के लिए है। अगर मैं डिलीट पे यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये बोलेगा डिफ़ॉल्ट विंडो कैन नॉट बी डिलीटेड। इसका मतलब एक जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे पहले से होता है वो डिलीट नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे को एक और लीनियर लगाना है, एक और लगाना है, तो यहाँ पर ऊपर जो बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ देख रहे हैं एक और कॉपी आ गई। पहले सिर्फ हमारे पास एक स्क्वायर, सर्कल एक एक थे, अब सेकंड कॉपी मैंने ले ली है। इस वाले को मैं ऊपर मान लीजिए ले जाता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको सेकंड एरो बना दिया। इसको भी मैं ऑफ एंड ऑन कर सकता हूँ। अब इस वाले को अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये वाला डिलीट हो जाएगा। तो एक जो फर्स्ट वाला है डिफ़ॉल्ट, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, और जितनी एक्स्ट्रा आप बनाएंगे उन चीज़ों को आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए एक सर्कल है, ये फर्स्ट सर्कल है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते।
एक और सर्कल मैं ऊपर से बनाता हूँ, सेकंड सर्कल, इसको मैं कहीं पे भी प्लेस करता हूँ, इसको मैं डिलीट कर, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर डिलीट करूँगा तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ़ कर देता हूँ, इसे भी फ़िलहाल के लिए मैं ऑफ़ कर देता हूँ और इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। तो ये हमारी नोड है, इसको मैंने अभी यहाँ पे रखा और Alt S प्रेस करके मैं सेकंड नोड पे आता हूँ। तो इस नोड के ऊपर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं अराउंड दिस डोर। उसके लिए मैं यहाँ पर ये क्लिक करता हूँ लीनियर और ये पॉइंट को इधर ले जाते हैं। आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो है एक टाइप का एक डबल लाइन्स आ रखी हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं वो क्या चीज़ है। तो मैंने डोर वाला पूरा एरिया सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत ये बाहर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेनली आपकी जो है चीज़ सिलेक्शन बनाना है आपको। तो सेंटर वाली लाइन देखिएगा आप, जो साइडों वाली लाइन है वो एक्चुअली फेदर की लाइंस है। बेसिकली वहाँ पर आपका फेदर इन हो करके ये चीज़ें आपकी जो है सेटल होंगी। और मैं थोड़ा सा आइडियली कैसा ये डोर हो सकता है अगर एक्चुअल सिलेक्शन हो, उस हिसाब से थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में बना देता हूँ। जैसे लाइन जा रही है ना इधर, थोड़ा उसके साथ में पैरेलल सी एक लाइन ऊपर अपनी क्रिएट कर देता हूँ। इतना भी प्रिसाइज होने की वजह से ज़रूरत नहीं है आपको, बट चलो ये हमारा सिलेक्शन हो गया। अब मैं इस सिलेक्शन के ऊपर क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ मैं उसे। तो मैं इसकी जो लिफ्ट है उसको थोड़ा नीचे करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे, अगर यहाँ पर कर्व्स के अंदर मैं लिफ्ट को छेड़ता हूँ तो सिर्फ इतने ही रेंज में काम हो रहा है जितना मेरा डोर का सिलेक्शन है। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया हल्का सा, और थोड़ा सा मैं इसका गेन भी बढ़ाता हूँ, मुझे इसमें पॉप चाहिए थोड़ा, तो ये बेसिकली कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा मैंने बढ़ा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो बाकी का सारा एरिया है ये बहुत ही ब्राइट सा लग रहा है मुझे, सारा का सारा मैं डार्क करना चाहता हूँ। तो जो ये सिलेक्शन है इससे रिवर्स करने के लिए एक तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं कॉपी ले करके इस लेयर की और इसको कॉपी करूँ इस सिलेक्शन को अगली लेयर पे और फिर वहाँ पे रिवर्स करूँ। दूसरा ये है कि मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड नोड पे जाता हूँ और यहाँ पर आता है एक ऑप्शन ऐड आउटसाइड। मैं ऐड आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा कि जो भी मैंने ये इसके ऊपर सिलेक्शन किया था उससे ऑपोजिट सिलेक्शन यहाँ दूसरी बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। तो जो फर्स्ट नोड थी जिस पे मैंने ये पहले सिलेक्शन बनाया था, इस पे आके मैं शिफ्ट H प्रेस करता हूँ तो देख रहे हैं ये मेरा सिलेक्शन नज़र आ रहा है। तो ये जो यहाँ पर मैजिक वॉन्ड है ऊपर, यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं तो उससे भी आपको ये चीज़ नज़र आती है। क्वालीफायर के अंदर भी हम इस चीज़ का इस्तेमाल करते थे, जो मैजिक वॉन्ड है सिलेक्शन देखने के लिए। इसका जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट H। अगर कीबोर्ड पे आप शिफ्ट H प्रेस करेंगे तो उससे भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और फिलहाल हम यहाँ से कर लेते हैं। अब मैं दूसरी लेयर पे आता हूँ जो मैंने आउटसाइड नोड बनाई है। इस पे आकर के अगर मैं मैजिक वॉन्ड पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं अब सिर्फ जो डोर है वो हमारा सिलेक्शन में नहीं है, बाकी सारा कुछ सिलेक्शन में है। तो आउटसाइड नोड से आप क्विकली जो है ऐसा रिवर्स सिलेक्शन बना सकते हैं। बट इसका एक और बेनिफिट है, ये सिर्फ रिवर्स सिलेक्शन नहीं है, इस केस में क्या है ये कनेक्टेड भी है इससे। अगर ओरिजिनल वाली को मैं मान लीजिए ऐसे चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बढ़ा दिया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरी ये इस टाइप की सिलेक्शन होगी। अगर सेकंड पे आता हूँ मैं तो देख रहे हैं वहाँ पर भी मेरी सिलेक्शन जो है ऑटोमेटिकली रिवर्स भी उसी टाइप जो है उसके साथ में हो गई है। तो ये कनेक्टेड है, जो भी चेंजेस मैं फर्स्ट में करूँगा वो ऑपोजिट वाली में भी नज़र आएंगे। अब मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ इसको। एक और चीज़ आप यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि जो इसकी एजेस हैं मेरे डोर की, यहाँ पर देखें फेदर बन रहा हुआ है। अगर मैं बाहर वाली जो लाइन है इसको पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो जितना इसे खींचूंगा ये फेदर बढ़ता जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं इसको अंदर की तरफ पुश करूँगा तो ये फेदर जो है कम हो जाएगा। ये सिर्फ देख रहे हैं मैंने लेफ़्ट को खींचा तो सिर्फ लेफ़्ट में हुआ, ऊपर बाकी सब चीज़ों में नहीं हुआ। यहाँ पर जो है आपके पास ऑप्शंस हैं कुछ, तो इसका आप ट्रांसफॉर्म जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं, आस्पेक्ट रेशियो छोटी बड़ी कर सकते हैं इस बॉक्स की, ठीक है। और यहाँ पर नीचे रोटेट और ये सब चीज़ों के अलावा जो है मेन यहाँ पर एक सॉफ्टनेस लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो यहाँ से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो मैं स्क्रीन पे करके दिखा रहा था आपको, ठीक है। फ़िलहाल जो है कि अभी इसको हम ऐसे रखते हैं और इसको मैं यहाँ पर वापस नॉर्मल मोड में आता हूँ। जो आउटसाइड नोड हमने बनाई है इसको मैं थोड़ा करता हूँ यहाँ पर डार्क, तो मैं चला जाता हूँ यहाँ पे कर्व्स में, इसको थोड़ा मैं ओवरऑल पूरा सीन जो है इसको डार्क कर देता हूँ, थोड़ा जो बिल्कुल ब्राइट पार्ट है उनको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, और मे भी थोड़ा सा पंच भी दे सकते हैं हल्का सा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सिर्फ आउटसाइड नोड को मैं अगर आपको कंट्रोल से ऑन ऑफ करके दिखाऊं तो मैंने उसको थोड़ा डल कर दिया
और जो मेन नोड है यहाँ पर, इसको मे भी थोड़ा हम उठा देते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा ब्राइट कर देते हैं। तो ओवरऑल में पहले जो ये चीज़ थोड़ा थोड़ा डल था सीन, अब जैसे ही मैंने ये किया तो मेरा फोकस जो है डोर के ऊपर चला गया और बाकी चीज़ों से फोकस थोड़ा हट गया। ठीक है, आउटसाइड नोड में जाकर के आप थोड़ा बहुत और उसको हल्का सा मैं अपने से देता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैंने इस सीन क्रिएट कर लिया कि ठीक है, अब मेरा जो बाहर की जो हिस्से हैं उनसे ज़्यादा फोकस मेरा सेंटर की तरफ बन रहा है। ठीक है, इतने सटल सा चेंज किया है। बट जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ लेयर को आगे, ये सिलेक्शन तो हमारा हिल गया, पूरा ख़राब हो गया, डोर के ऊपर रहा नहीं। तो जो हमने मास्क बनाया वो मास्क हमारा डोर के साथ चले, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर एक और बटन है, ये तो विंडो थी, उसकी नेक्स्ट जो है ट्रैकर, इस पर क्लिक करना है तो ट्रैकर विंडो आ गई है ये। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे जाएंगे। फर्स्ट फ्रेम इस वीडियो का ब्लैक है, तो सेकंड फ्रेम पे आएंगे, यहाँ पर हमने मास्क लगाया था, इधर हमारा परफेक्ट सिचुएशन में मास्क लगा हुआ है। अगर आप यहाँ मास्क विंडो पे आएँ तो ये आपका जो है कुछ नहीं हुआ सिलेक्ट करने पे, क्योंकि मैं गलत लेयर पे हूँ, इस पे मैंने लगाया था, तो यहाँ पर ये आएगा, देख रहे हैं यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो जिस लेयर के ऊपर आपका मास्क लगा उसको सिलेक्ट करें, ट्रैकर विंडो में आएँ और यहाँ पर जिस भी फ्रेम पे आपका मास्क प्रॉपर लगाया है आपने, उस फ्रेम पे जा करके ये प्ले का बटन है जो आगे, इस पर बस आप क्लिक कर दें, ट्रैक फॉरवर्ड। ये देख रहे हैं कितना रॉक सॉलिड ट्रैक ये कर रहा है, इतने अच्छे से इसने ट्रैक कर डाला इसको। अब ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर थोड़ी सी, ये जैसे कि यहाँ पर मैंने एज शुरुआत में दी थी, थोड़ा आगे जाने के बाद क्या कि ये एंगल घूम रहा है, तो कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं बाद में। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर क्लिप लिखा हुआ है और फ्रेम लिखा हुआ है। अगर आपने मान लीजिए पूरी ये हो चुकी है आपकी एनिमेशन, बेसिकली ट्रैकिंग हो चुकी है, उसके बाद आप क्लिप पे जाकर, क्लिप सिलेक्टेड आपका, और आप कोई भी चेंज करते हैं, ये मान लीजिए मैंने इसको पूरा बेसिकली ऐसे मूव कर दिया। ठीक है, तो ये जो आपने जो चेंज किया, ये पूरी की पूरी ट्रैकिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। बेसिकली आपको ट्रैकिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, वो जो बॉक्स मैंने बड़ा कर दिया, ट्रैकिंग डेटा वही है, उसने इतना एरिया कवर कर लिया बॉक्स ने। ठीक है, तो कंट्रोल Z में ऐसे प्रेस करता हूँ। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो है सिर्फ थोड़ा सा जो मेरा यहाँ पर बाद में बाहर निकल आया, सिर्फ वो चीज़ करेक्ट हो। उसके लिए क्या करना है, फ्रेम पे जाना है और मैं लास्ट वाले की फ्रेम पे आता हूँ। की फ्रेम पे मूव करने के लिए छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, इस पर लेफ्ट एरो और राइट एरो है, तो आप प्रीवियस की फ्रेम और ये नेक्स्ट की फ्रेम पे जा सकते हैं यहाँ से। तो मैं लास्ट की फ्रेम पे आ गया। यहाँ पर आकर के मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा, मुझे इसको यहाँ मूव करना है ताकि मेरा डोर के साथ पूरा का पूरा ये फिट हो जाए। अब मैंने इसे मूव किया, अब ये पूरी की पूरी वीडियो के ऊपर नहीं लगा। फर्स्ट फ्रेम मेरा जो है जैसा था वहीं के वहीं है, और जो लास्ट है उसके ऊपर आते आते ये इस तरह से हो गया। ठीक है, तो ये जो छोटा सा शिफ्ट हुआ था वो भी हमने इससे कवर कर लिया है। और सिंपली इस तरीके से आप जो है पूरे सीन के अंदर आपने उस चीज़ को अप्लाई कर दिया है। अब मैं कोई भी चीज़ बाद में चेंज भी करता हूँ, मान लीजिए ये आउटसाइड नोड जो है इसको सिलेक्ट करके मैं इसमें कुछ गेन दे देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो स्टिक करेगा उस चीज़ के ऊपर। देख रहे हैं, ये सिर्फ चलो समझाने के लिए था, ऐसा हमें करना नहीं है। बट जो हमने कंट्रास्ट बनाया था ये वाला, अब ये पूरी वीडियो में है। ठीक है, इस तरह से आप क्विकली जो है कोई भी शेप जो है ऑब्जेक्ट जो उनको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकर बहुत सॉलिड है, आपने देखा कि इतनी जल्दी इसने ट्रैक कर दिया। छोटे मोटे ट्वीक आप इजीली फ्रेम वाले विंडो पे आकर के कर सकते हैं। और अगर आपको परफेक्ट आपका हो गया ट्रैक और थोड़ा बहुत वैसे ही आपका डिज़ाइन ठीक नहीं था जो आपने बनाया था पहले मास्क का, उसको आप एनी टाइम क्लिप पे जो है एडिट कर सकते हैं ताकि वो पूरा का पूरा उस पर सही तरह से स्टिक कर जाए। अब ये थी एक क्लिप। सेकंड क्लिप के ऊपर हम आते हैं। यहाँ पर इधर जो है ये एक लड़का बैठा हुआ है और एक कॉरिडोर का सीन है। इसमें भी सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक नई नोड बनाता हूँ। जो फर्स्ट फ्रेम है इस पर मैं आता हूँ और ये ट्रैकर विंडो के अंदर आप जो है आकर के इजीली क्लिप के फर्स्ट फ्रेम वगैरह पे आ सकते हैं। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे आ गया। मास्क विंडो पे मैं आता हूँ। ये जो पीछे का एरिया है मैं इसके ऊपर एक रफली मास्क बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर लीनियर मास्क जो है बना लेता हूँ। इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ले आता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा ये टूल्स दिखाने के लिए मैं लेके आया हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। एस्पेक्ट रेशियो और साइज़ को यूज़ करके मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। यहाँ पर पेन और टिल्ट से आप लेफ़्ट राइट और अप डाउन ऐसे कर सकते हैं, जो कि आप नॉर्मली हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, और इवेंचुअली इन ऑप्शंस के अलावा भी जो है आप सिंपली यहाँ पर जो है पॉइंट को ड्रैग करके इस तरह से भी प्लेसमेंट कर सकते हैं।
तो ये हमने थोड़ा सा एक रफ सा बना लिया है, लास्ट जो वॉल है उसके जैसा सा, राइट। एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है, फॉर द टाइम बिंग काम चल जाएगा इससे। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जैसे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर सरफेस भी नहीं मिला हमको, जैसे डोर यहाँ पर क्लैश कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा विंडो का एरिया, थोड़ा सा डोर का एरिया है, तो ये थोड़ा जगह ठीक नहीं है ट्रैक करने के लिए। हम देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये ट्रैकर। ये करने के बाद मैं इसको जो है थोड़ा इस पर कलर्स चेंज कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए, लाइक थोड़ा इसको ऑफसेट देते हैं, ब्लू टोन दे देते हैं, इस टाइप के दे देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ा फॉल ऑफ भी आए, तो उसके लिए सॉफ्टनेस 1 जो है हल्का सा इसको बढ़ा सकते हैं, सॉफ्टनेस 2 को थोड़ा सा मैं यहाँ पर बढ़ा देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि लाइट यहाँ पे फॉल कर रही है, ठीक है। नीचे की तरफ भी थोड़ा मैं ऐसे बढ़ा देता हूँ इसको, ठीक है। सॉफ्टनेस 3 भी हल्की फुल्की, तो मैंने थोड़ा इसको इस तरह से फॉलो इसका बढ़ा लिया ताकि हमें लगे कि रोशनी अंदर की तरफ आ रही है, राइट। अब अगेन ये चीज़ जो है, मैं ट्रैकर विंडो पे आता हूँ, अभी तो फर्स्ट फ्रेम पे थी सिर्फ, तो फर्स्ट फ्रेम पे आकर के मैं इसको ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ, और ये जो है देख रहे हैं आप, देखो वो एरिया ऐसा होने के बाद में भी कितना सॉलिड वो स्टिक कर रहा है उस चीज़ के ऊपर। तो ये आप समझ लीजिए मोका है जैसे आफ्टर इफेक्ट्स के लिए, वैसे दाविंची रिजॉल्व का ये है, बट बहुत तेज़ है मोका से ही बहुत तेज़, आपको देख रहे हो ट्रैकिंग करके इसने दे दी है। डोर जब यहाँ से निकल गया तो भी उसने अपना पॉइंट होल्ड करके रखा हुआ है, और डोर जब क्लैश कर रहा था, देख रहे हैं, तो उसने एस्टिमेट लगा लिया उस चीज़ का कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गया मेरा विंडो वाला। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ऑल्ट एस प्रेस कर लेता हूँ, एक और नई लेयर ले आता हूँ, राइट। इस लेयर के ऊपर बेसिकली मैं थोड़ा मान लीजिए वार्म कर लेता हूँ इसको ओवरऑल ही, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि पिछली लेयर के ऊपर भी थोड़ा असर डल रहा है इससे, तो जो मैंने वो ब्लू किया था वो हल्का सियान की तरफ जा रहा है, हल्का हल्का उसकी तरफ। थोड़ा मैं इसको कम कर लेता हूँ, इसके ऑरेंज को हल्का सा, और पीछे वाले को जो है थोड़ा सा और मैं मान लीजिए टील की तरफ ले जाता हूँ। तो ये सिर्फ 2 नोड लगा करके हमने, ये देख रहे हैं, उसकी पूरी लुक जो है चेंज कर दी है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये ऑफसेट से हटा के इसको मैं एक्चुअली गेन के अंदर थोड़ा सा ऑरेंज डालता हूँ हल्का सा। तो ये हल्की सी काइंड ऑफ टील एंड ऑरेंज वाली जो फीलिंग है, हमने रीलाइट कर लिया सीन को। अब मान लीजिए अगर ये सीन सच में क्रिएट करना था तो डीओपी पीछे एक जो है ब्लूइश टोन की लाइट लगाता, यहाँ पर जो है ऑरेंज लाइट लगाता, बट हमने नॉर्मल इस तरह की लाइटिंग में शूट कर लिया। और बाद में आप चाहते थे उस सीन को रीलाइट करना, तो आपने ऐसा क्रिएट किया, एक सीन एक फ्रेम के ऊपर और फिर ट्रैक कर लिया, तो आपका सीन जो है इस तरह से लग रहा है कि जैसे वहाँ पर ब्लू लाइट हो और यहाँ पर ऑरेंज लाइट हो। बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं ये, क्योंकि आप कलर ग्रेडिंग जब करते हो तो आप बेसिकली स्टोरी टेल कर रहे हो, तो मैंने पहले भी आपको बताया इट इज़ ऑल्सो स्टोरी टेलिंग। तो वहाँ पे पूरा रीलाइटिंग करना, फोकस कहाँ पे शिफ्ट करना है, जैसे पिछला जो हमने देखा था एग्जांपल, इसमें हमने यही देखा था कि फोकस हमारा बाकी जगहों पे ज़्यादा जा रहा था, हमें डोर पे लाना था, तो हमने थोड़ा सा कलर्स को चेंज किया। अब व्यूअर का फोकस डोर की तरफ जाएगा, इसमें फ्लैट था, इसमें सारा फोकस डोर की तरफ है। तो आप एक स्टोरी टेलर की तरह काम करते हैं। इस सीन में भी मान लीजिए मुझे मूड सेट करना था, तो मैंने थोड़ा सा ये 2 नोट्स लगा करके ट्रैक करके इसका जो है इस टाइप का मूड क्रिएट कर दिया। ये तो हो गई, चलो आपको मास्किंग पता लग गई, ट्रैकिंग पता लग गई। अब एक और मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक नया मैं पहले यहाँ पर लेयर लेता हूँ ऑल्ट एस प्रेस करके, और यहाँ पे थर्ड जो इसके बाद एक और जो है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे, ब्लर विंडो जो है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 3 बार्स बने हुए हैं, RGB बार्स हैं, तीनों लॉग्ड हैं आपस में। अगर मैं इनको ऐसे स्क्रॉल किया मैंने, या फिर आप ड्रैग भी कर सकते हो, ऊपर की तरफ ले जाऊँगा तो ये ब्लर हो जाएगा, नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये शार्प हो जाएगा, देख रहे हैं। तो ये ऊपर बढ़ाएंगे तो ब्लर बढ़ता जाएगा, नीचे लाएंगे तो शार्प होता जाएगा। तो इस पर क्लिक करेंगे, रीसेट हो जाएगा। यहाँ पर जो है स्केलिंग की ऑप्शन फ़िलहाल ऑन है, ऑफ है सॉरी। अगर यहाँ पर ब्लर से हट करके आपके पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं, शार्पन और मिस्ट। अगर आप शार्पन भी जाते हैं तो आपको देख रहे हैं स्केलिंग की ऑप्शन आपको ऑन मिल जाएंगी। तो अब मैं नीचे शार्प पे आया, और यहाँ पर अगर स्केलिंग को बढ़ाता हूँ या घटाता हूँ तो देख रहे हैं शार्पनेस की जो है वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, थोड़ा देखने में शार्पनेस अलग तरह से काम कर रही है, राइट। तो इस तरह से जो है शार्पन की आप जो है इसको नीचे इतना शार्पन कर रहे हैं, और यहाँ पर उसका स्केल कितना है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं एक बार इनको वापस से रीसेट कर देता हूँ,
और थर्ड ऑप्शन जो है मिस्ट, इस पे मैं आता हूँ। अब मैं शार्पनर पे जाऊँगा अगर थोड़ा सा, उसके बाद मैं स्केलिंग कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि इससे थोड़ा सा मिस्टीनेस में फ़र्क पड़ रहा है इसकी, देख रहे हैं थोड़ा सा ये। अब मैं हूँ थोड़ा शार्पनर में, बट ये देख रहे हैं इसमें से धुंध जैसा इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। नीचे कर रहा हूँ तो ये थोड़ा हल्का सा ब्लर हो रहा है, बट नॉट लाइक नॉर्मल ब्लर। अगर नॉर्मल ब्लर पे मैं आता हूँ तो वहाँ से ऊपर बढ़ाता हूँ तो ऊपर की डायरेक्शन में तो ब्लर ही होगा हर केस में। ये 2-3 ऑप्शन से आप कंट्रोल कर सकते हैं आपके सीन की लुक एंड फील, जो ब्लरीनेस और शार्पनेस है वो चीज़, ठीक है। फ़िलहाल मैं सारे को कर देता हूँ यहाँ से मास्टर रीसेट। ये जो ऊपर वाला बटन है इससे सारे का सारा पैनल रीसेट हो जाएगा। अब मैं आपको क्यों बता रहा था उस पर आते हैं। मेरे को इस सीन के अंदर जो है यहाँ पर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर बेल बनी हुई है, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लमेटिक लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लेयर के ऊपर यहाँ फर्स्ट फ्रेम पे, बेसिकली अभी फर्स्ट फ्रेम पे नहीं आते, बीच में ही रखते हैं। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। क्लिप के सेंटर में हम, ठीक है, और यहाँ पर जाते हैं, मैं विंडो पे जाता हूँ, एक ये सर्कुलर मास्क लेते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं, थोड़ा फेदर इसका कम करके इसको मास्क को यहाँ पर ला करके, ठीक है, इस तरह से आप रख सकते हैं यहाँ पर। बट ये सर्कुलर मास्क जो है ये वॉल की पर्सपेक्टिव के साथ मैच नहीं हो रहा, तो मैं इसको फ़िलहाल इसको ऑफ़ करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं ये पेन टूल जो है इससे अब बनाऊँगा, इस पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर जो है सिंपली ड्रॉ कर सकता हूँ, थोड़ा रफली मेरे को जैसी शेप लग रही है वॉल की उसी एंगल पे मैंने ड्रॉ कर दिया इसको, राइट। और इनको बाद में मैं बीजर हैंडल को चेंज करके बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन भी बना सकता हूँ जैसी मुझे चाहिए, बट इस केस में चलो मेरे को इतना काफ़ी है। तो हमने ये ड्रॉ किया है सर्कल, और इसका मैं सॉफ्टनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, तो ये आपको अभी नज़र नहीं आ रही है, बेसिकली ये इसके फेदर को बढ़ा रहा है। अब क्या है कि ये लेयर के ऊपर मैं अब ये ब्लर जो है इस पर अगर लगाऊंगा, थोड़ा ब्लर बढ़ाऊंगा, तो ये सिर्फ उतने एरिया में काम करेगा ब्लर जितना मैंने सिलेक्शन बनाया है। मैं आपको शिफ्ट एच प्रेस करके वही दिखा रहा हूँ सिलेक्शन, जो यहाँ से मैजिक फॉन्ट से भी आप देख सकते हैं। तो देख रहे हैं ये इतने एरिया पे ही काम कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ अपने इस पर मास्क पे, इसमें मैंने सॉफ्टनेस ज़्यादा बढ़ा दी थी, थोड़ा सा मैं इसको कम करता हूँ। तो अब देख रहे हैं वो जो प्रॉब्लम सॉफ्टनेस बढ़ाने पे आ रही थी वो चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इसको ऑफ करते हैं। ये जितना मैं बढ़ाऊँगा सॉफ्टनेस तो अंदर की तरफ को भी सॉफ्टनेस बढ़ती है, ठीक है। तो मैं इसको इतना रखूँगा कि मेरी शार्प एजेस ना आए बाहर। अगर मैं दूसरी जगह पे, अब यहाँ पे शार्प एजेस नहीं है, अगर मैं सॉफ्टनेस बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगा तो यहाँ पर थोड़ी बहुत देख रहे हैं इस तरह से शार्प एज आ सकती है, देख रहे हैं इधर आपको दिखेगी। तो अगर मैं सॉफ्टनेस को थोड़ा सा इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं, इतना मैंने बढ़ा दिया तो ये शार्प एज चली जाएगी, राइट। तो मैंने इसे ब्लर कर लिया है। अब इस पर मैं आता हूँ विंडो पे, मैं सेंटर में था यहाँ पर, यहीं से मैं ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ तो ये आगे की तरफ ट्रैक करेगा। अब मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं पिछले वाले की फ्रेम पे आ जाऊँ, वापस मैं सेंटर में पहुँच गया। अब यहाँ से मैं बैकवर्ड का बटन दबाता हूँ, ये ट्रैक बैकवर्ड कर देगा। तो आप इन बिटवीन भी अगर किसी फ्रेम पे लगाते हैं तो वहाँ से भी आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड कर सकते हैं, बट फिर भी गुड प्रैक्टिस है, फर्स्ट से लगाना बेटर रहता है ताकि कन्फ्यूजन ना हो कोई। अब अगर मैं ऐसे सिंपली एक नई नोट बना लेता हूँ, ये देख रहे हैं वो चीज़ जो है सीन में से गायब हो गई है, लाइक इट वॉज नॉट देयर। तो इस तरीके से आप क्विकली जो है चीज़ों को वो कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं करना चाहें तो। अब सेम ही नोड के अंदर जो पिछली मेरी ब्लर वाली नोड थी उसके अंदर मैं ऐड भी कर सकता हूँ चीज़ों को। जैसे ये वाला पोर्शन है, मुझे ये भी हटाना है, तो मैं यहाँ पर जो है एक और ऐड कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास एक तो बना ही हुआ था, एक मैं और यहाँ पर चलो ये इस बार इससे कर लेते हैं। ये ले आए हम, इसका साइज़ हम छोटा कर लेते हैं, इसको उठा के इधर मैं ले आता हूँ। इसके केस में मैं पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ, तो थोड़ा मैं पर्सपेक्टिव इससे बना लूँगा। हालांकि ज़रूरी भी नहीं है, बट थोड़ा सा है कि मुझे लगता है अगर थोड़ा बहुत कुछ नज़र आता भी है, ब्लरीनेस वगैरह कहीं पर कम रह भी जाती है, तो ये अगर वॉल की शेप में रहेगा तो जो भी थोड़ी डिस्टॉर्शन वगैरह होगी वो देखने में ओके लगेगी सीन के साथ, राइट। चलो ये परफेक्शन पे नहीं जाते हम, ये मैंने कर लिया। और ट्रैकर विंडो में अगेन अब इसकी ट्रैकिंग मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि वो सिर्फ पिछला मास्क ट्रैक था, तो जितने आप मास्क लगाओगे सारे आपको ट्रैक करने पड़ेंगे। मैं इसको ट्रैक कर लेता हूँ,
आप देख रहे हैं वो उससे स्क्रीन से जैसे ही बाहर गया तो वहाँ पे ट्रैकिंग रुक गई है, बट स्क्रीन से बाहर जाते जाते भी उसने उसको फॉलो किया है। तो हमारा जो पर्पस था, अभी देख रहे हैं यहाँ पर ये इसकी शार्प एजेस नज़र आ रही हैं। एक ये भी हमको भी कंट्रोल करना है, इधर आकर के पिछले नोड पे था वो। तो इस पे आकर के सॉफ्टनेस इसकी थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो ये रेडनेस नज़र आ रही है, उसका रीज़न ये है कि इसका साइज़ थोड़ा मुझे बड़ा करना पड़ेगा। अब वो चीज़ थोड़ी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं बस। और ट्रैकिंग मेरी मेंटेन रहेगी इसके बावजूद, जो मैंने साइज़ वगैरह बढ़ाया भी है, तो ट्रैकिंग डेटा मेरा पहले वाला सेम रहेगा। अब हम देखते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर रेड स्पॉट है, उसका रीज़न ये है कि जो भी अंदर रेड ऑब्जेक्ट थी उसका कुछ ना कुछ स्पिल आ रहा है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है हल्का सा ऑफसेट में जा कर के बहुत हल्का सा रेड कम कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ये किया, अब ये थोड़ा सा ब्लेंड होना शुरू हो गया। थोड़ा और आप इसको ऑफसेट में जा कर के हल्की सी लिफ्ट को उठा सकते हैं, क्योंकि थोड़ी डार्कनेस वहाँ पे आ रही है, ठीक है। या फिर लिफ्ट में से थोड़ा सा रेड कम कर सकते हैं। और थोड़ा बेटर आपको कंट्रोल मिल जाएगा। बट ये करने से क्या हुआ कि यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो वहाँ वाली चीज़ ख़राब हो रही थी, क्योंकि जब रेड कम हुआ लिफ्ट में से तो दो यहाँ पर इस तरह का सियान सा कलर आने लग गया। इसलिए इसको हम जो है रीसेट कर देते हैं सारी चीज़ को। तो मैं गलत नोड पे काम कर रहा हूँ, ये पिछली नोड के ऊपर मैंने किया था ये, तो इनको मैं व्हील्स को रीसेट कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में वो क्या करना होगा कि आपको इसके लिए अलग नोड लगा करके उसके ऊपर आपको ये काम करना होगा, ताकि आपके अलग अलग जो मास्क आप बना रहे हैं उनको आप कलर कंट्रोल वगैरह अलग से कर सकें। जो सिमिलर एरियाज़ के अंदर आप काम करेंगे वहाँ पे सिंगल लेयर में चल सकता है, लेकिन अगर आपका कलर कंट्रास्ट बिल्कुल डिफरेंट है तो आप सेकंड लेयर बनाएं और उस पर काम करें, ताकि आप टोटली उसे कंट्रोल कर पाएँ। बाद में कलर वगैरह जो भी चेंज करना हो तो उसको ईजिली चेंज कर पाएँ। तो ये देख रहे हैं, इनको ऑन ऑफ करके जो ओरिजिनल थी उसमें आपको पूरे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं और ये एकदम से गायब, ठीक है। तो बाकी हाँ, डेफिनेटली ये धब्बा हम हटा सकते हैं थोड़ा मेहनत करके, बट आई थिंक अब वो पॉइंट क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये एग्जांपल सिंपली मैंने आपको पावर दिखाने के लिए रखा है कि क्या पावरफुल ट्रैकर है ये। हम सिंपली इस लेयर के ऊपर ही कर लेते हैं, नई नोड बनाने की जरूरत भी नहीं है। इस विंडो में गए, अब की बार मैं ये लाइन जो बनी हुई है ना, ये पॉलीगन लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ। पॉलीगन बेसिकली अभी आप देख रहे हैं फिर से रेक्टेंगल बना हुआ आ गया, बट इसमें और पहले वाले रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है कि मैं इसको जो है मूव कर रहा हूँ, और प्लस सेंटर में मैं कोई पॉइंट ऐड भी कर सकता हूँ। देख रहे हैं, जितने मर्जी मैं पॉइंट्स यहाँ पर डाल सकता हूँ। जो आपका ओरिजिनल रेक्टेंगल था ये वाला, मैं कॉपी इसकी भी लेता हूँ। तो ये हमारा पॉलीगन है, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल था। इस पर अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो सिर्फ आप इसको मूव कर पाते हैं, इसमें आप नए पॉइंट नहीं ऐड कर पाते, राइट। तो इसको मैं ऑफ़ करता हूँ और बेसिकली कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, इस ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं। और मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बिल्कुल सेंटर में ले आता हूँ इस पॉइंट को। सिमिलरली इसे भी इस तरफ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पर थोड़ा उनके साथ सेट करके परफेक्ट एक स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। इस टाइप से मैंने इसको कर लिया, और थोड़ा इसको ताकि डिफरेंट हो जाए ऑफसेट कर देते हैं। चलो यही कर देते हैं, कुछ मान लीजिए ऑलमोस्ट हल्का सा रेड कलर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। तो ये करके ट्रैकर विंडो पे आते हैं। अब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इस सीन के अंदर ना बहुत सारी कार्स मूव कर रही हैं। तो आपको जैसे हम पिक्सल जब भी ट्रैक करते हैं तो अगर बीच में इंटरफेरेंस ज़्यादा हो तो ट्रैकिंग टूट जाती है। तो इस सीन में देखते हैं कि ये ट्रैक होल्ड कर पाता है या नहीं। ट्रैकिंग की आप देख रहे हैं वो बीच में कार्स निकल रही हैं, बट जो इसका ये क्लाउड ट्रैकर है क्या करता है, वो ये भी नोट करते रहता है कौन से पिक्सल स्टेबल हैं, और उसने इतनी सारी इंटरफेरेंस के बाद में भी जो है उसको ट्रैक कर लिया। तो इतना पावरफुल ये ट्रैकर है, राइट। अब आप समझ गए होंगे क्यों मैं इसकी जो है इतनी तारीफ़ कर रहा था। अब ये कार्स पास करनी, बट वो ट्रैक बिल्कुल नहीं हिल रहा, आपका रॉक सॉलिड ट्रैक हो रखा है एकदम। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़ा वो ट्रैक हमारा मूव किया भी है। अगर यहाँ पर देखेंगे ना, ये देख रहे हैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग से थोड़ा सा इधर चला गया। उसके लिए अगेन फ्रेम वाले मेथड पे हमने आना है। यहाँ पर जो उस पर ये मैं लेयर जो नई बनाता हूँ ना बाद में, उसका रीज़न ये कि जब मैं ओरिजिनल लेयर पे होता हूँ तो ये
ट्रैक का सिलेक्शन दिखाई देता रहता है, तो मैं उससे ईज़िली निकलने के लिए बाहर क्लिक कर लेता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर आकर के किसी और विंडो पे चला जाऊँ तो भी वो ट्रैक सिलेक्शन में से हट जाएगा, बट मुझे लगता है कि नई लेयर बना करके मैं ईज़िली बाहर निकल जाता हूँ। फ़िलहाल जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं वापस से ट्रैक विंडो में जाता हूँ और जो मैंने ट्रैकर बनाया था ये वाला, इसे सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे बाहर मूव कर रहा है, राइट। तो पावर विंडो में जाकर के इस वाले की फ्रेम पे आकर के ध्यान रखना कि आप फ्रेम मोड में हो। अगर आप क्लिप मोड पे चेंज करेंगे तो पूरी की पूरी ड्यूरेशन में ही चेंज हो जाएगा, फिर वो फर्स्ट फ्रेम पे भी ख़राब हो जाएगी चीज़। तो इधर आकर के मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। इधर तो ऑलमोस्ट ठीक ही है, इधर भी ऑलमोस्ट ठीक ही है, राइट। तो थोड़ा सा मैंने चेंज किया, अभी बिल्कुल ही परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप जो है रॉक सॉलिड ट्रैकिंग इसमें कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये जैसे एग्जांपल है, अब ट्रैकिंग हो गया, आप कलर चेंज कर सकते हैं ट्रैक्ड एरियाज़ के अंदर, जो सिलेक्शन आपने मास्क बनाया है उसके अंदर। इसके अलावा क्या हम इसका कोई और बेनिफिट भी ले सकते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ अब कि हम इसमें से अल्फ़ा आउटपुट निकाल सकते हैं। और वो कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऊपर ग्रीन जो लाइन जा रही है, एक तो ग्रीन कनेक्शन है हमारी क्लिप्स के अंदर और एक नीचे ब्लू कनेक्शन भी है। ये ब्लू कनेक्शन बेसिकली अल्फ़ा के काम आते हैं, ठीक है। और अभी इस पर हम आते हैं कि कैसे होगा ये। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक बेसिकली एडिट पेज पे जाता हूँ। पहले तो ये मेरी लेयर है यहाँ पर, इसकी मैं एक कॉपी ले रहा हूँ, राइट। और इस कॉपी को जो है मैं अब कलर पेज में जाता हूँ, तो यहाँ पर मैं टाइमलाइन पे अगर आऊँगा तो देख रहे हैं अभी दो मेरे पास आ गए, एक नीचे वाली लेयर एक ऊपर वाली। ऊपर वाली लेयर पे मैं आता हूँ और इसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल काम करूँगा। फर्स्ट फ्रेम पे जा कर के जो ये हट टाइप बनी हुई है इसका मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ और उसके लिए मैं विंडो में आता हूँ और ये पेन टूल लेता हूँ और मैं पॉइंट्स लगाता हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं अंदर की तरफ ही पॉइंट्स रहें मेरे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि अंदर की तरफ पॉइंट्स रहें और स्काई की तरफ ना रहें, अदरवाइज़ इसको ट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहाँ ले करके हम इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ ताकि घास के एरिया में कम से कम जाए ये। और अब मैं इसको करता हूँ यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड, तो आप देख रहे हैं कि ये ट्रैक फॉरवर्ड हो गया। कुछ अभी भी इसमें इशू रह गए हैं, उसके लिए फ्रेम पर आकर के आप यहाँ पर इधर से इस विंडो को थोड़ा बहुत छेड़ सकते हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा इशू आ गया, इसको थोड़ा सा इस तरह से हम मूव कर लेते हैं चीज़ों को, राइट। चलिए थोड़ा सा ये इतना अभी अच्छा सिलेक्शन नहीं हुआ है, बट कोई बात नहीं, फॉर द टाइम बिंग हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, हमने शायद ये इस तरफ ट्रैक ही नहीं किया, यहाँ से हम बैकवर्ड ट्रैक कर लेते हैं। सेंटर में हमने लगाया था ना, हाँ, तो ये भी हम थोड़ा सा ट्रैक करके इसे ठीक कर पाए हैं। 100% अच्छा नहीं है बट स्टिल वर्केबल। तो बेसिकली अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर मैजिक विंडो पे, ये देख सकते हैं आप कि इस तरह से हमने अल्फ़ा कट आउट कर लिया है। परफेक्ट नहीं है बट फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। अब ये मैं अगर एडिट पेज में आता हूँ वापस, तो इधर तो ये मेरे पास जो है, अगर मैं नीचे लेयर को ऑफ़ करता हूँ अभी भी मेरा जो है नॉर्मली नज़र आ रहा है, राइट। लेकिन इसको मैं वापस ऑन करता हूँ और कलर पेज में जा कर के अगर मैं इसके अल्फ़ा आउटपुट को उधर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ब्लू वाली डॉट है, इसके लिए मुझे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड अल्फ़ा आउटपुट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। ये एक और ब्लू डॉट यहाँ आ जाएगी, ये आउटपुट की नोड है। ये मेन आपकी इनपुट है और ये मेन आउटपुट है, और ये यहाँ पर अल्फ़ा की इनपुट है और यहाँ से जो जाएगा वो अल्फ़ा का आउटपुट होगा। तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये डॉटेड सी लाइन जुड़ जाएगी। अब अल्फ़ा आउटपुट इस नोड से बाहर जा रही है एडिट पेज के अंदर, तो मैं एडिट पे आता हूँ। अब अगर मैं नीचे वाली लेयर को कहूँगा ऑफ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अल्फ़ा आउटपुट मेरी यहाँ पर नज़र आ रही है, राइट। तो इस तरीके से ये, और ये कटआउट ठीक नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ इशू आ रहे हैं। बाकी ये ड्रैग करने पे एक बार को दिखता है, फिर मैं जब छोड़ देता हूँ उसको तो उस फ्रेम पे ये ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा ट्रैक कर थोड़ा सा डिले दिखाता है कई बार, राइट। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, मैं इसको ऊपर करता हूँ और यहाँ पर टाइटल्स खोले हुए हैं मैंने इधर,
यहाँ से मैं सिंपल टेक्स्ट यहाँ से उठा के ले आता हूँ और इधर मैं लिखता हूँ कुछ, ये लिख देते हैं टाइटल, जो भी आपकी मूवी का टाइटल हो। साइज़ इसका थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ इस टाइप से, ठीक है। और अब मैं नीचे लेयर को ऑन कर लेता हूँ। तो कई बार हम इस तरह के टाइटल देखते हैं ना जो बैक साइड पे डले आते हैं चीज़ों के, ऑब्जेक्ट्स के, तो ये इस तरह से आप वो चीज़ बना सकते हैं। तो इस टाइप से आप जो है टाइटल वगैरह डाल सकते हैं पीछे कटआउट बना करके। अब सिर्फ अल्फ़ा आउटपुट सिर्फ ये नहीं कि आप मास्क से ले आ सकते हैं, आप किसी भी तरह का सिलेक्शन हो उससे अल्फ़ा आउटपुट ले आ सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं अपने। तो ये हमारे पास एक फुटेज है, इसमें थोड़ा ब्राइट स्काई है और जो ये पर्सन जो है थोड़ा ये डार्कनेस में है। तो मैं इसका बेनिफिट उठा करके इसमें ल्यूमा क्वालिफायर ला कर इसको की आउट करूँगा। उसके लिए पहले मैं एडिट पेज पे आता हूँ। अगेन मैं यहाँ पर कॉपी लेता हूँ इस लेयर की, और ये टाइटल को भी मैं बीच वाली लेयर में डाल देता हूँ, जो कि मुझे बाद में एक्चुअली इनके बैकग्राउंड में डालना ही है। अब ऊपर वाली लेयर जो है उस पर मैं सिर्फ फेस को कटआउट निकालने की कोशिश करूँगा। तो कलर पेज में हम जाते हैं, ध्यान रखना है टाइमलाइन में कि ऊपर वाली लेयर सिलेक्टेड हो, नीचे वाली नहीं। अब यहाँ पर जो है क्वालिफायर पे आते हैं हम, और ल्यूमा क्वालिफायर पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ डार्कर पोर्शन निकालने। एक बार मैं इसको ऑन करता हूँ मैजिक फॉन्ट को यहाँ से, और यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। लोज को काटने की कोशिश करूँगा मैं। अब ये लोज कटने शुरू हो गए, और जो है हाई जो है हमारे सिर्फ वो रह गए। तो इतना पोर्शन जो है मेरा ये कटआउट टाइप का आ गया, राइट। आप रिवर्स भी कर सकते हैं, आप यहाँ से जो है हाईज को काटना भी शुरू कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो उस तरीके से भी आपका सीधा, इससे क्या आपका डायरेक्टली जो आपको पोर्शन चाहिए वो बच जाएगा। दूसरे केस में अगर क्या था कि आप लोज कट करते हैं तो उसके बाद में आपको उसको रिवर्स करना पड़ता है मास्क को। तो बोथ वेज आर गुड। यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह का हमारा वाइट और ब्लैक है। अब क्लीन वाइट कर देते हैं, थोड़ा सा क्लीनर हमारे वाइट्स निकलें, राइट। हल्का सा क्लीन ब्लैक भी चलेगा। तो ये मैंने इस तरह की आउटपुट निकल गई मेरी। इसको नॉर्मल मोड पे आते हैं। ये हमारा फेस कटआउट आ गया यहाँ पर, और इन आउट रेशो जो है इन सबको थोड़ा बहुत आपको पता ही है, बाकी चीज़ें इनको कितना छेड़ना है कितना नहीं। अब यहाँ से अल्फ़ा आउटपुट निकालने मुझे, तो राइट क्लिक अगेन ऐड अल्फ़ा आउटपुट, इसको ड्रैग करके यहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। तो अब यहाँ से अल्फ़ा बाहर आ जाएगी मेरी। अब मैं जाता हूँ एडिट पेज पे, तो यहाँ देख रहे हैं आप ऊपर वाली लेयर जो है इसके नीचे टाइटल आ रहा है। अगर मैं नीचे वाली लेयर को बंद करता हूँ तो ये इस तरह से ऊपर का हमारा जो है अल्फ़ा आउटपुट बाहर आया हुआ है, और नीचे वाली को ऑन कर देता हूँ तो इस तरीके से वो टाइटल आपका करेक्टर के पीछे आ रहा है, ठीक है। फिर टाइटल में जो भी आपने चेंजेस करने हो इस सीन के हिसाब से, कलर आपको ठीक लग रहा है या फिर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं कलर, राइट। जस्ट सेम ऑप्शंस, ठीक है। कोई भी आप फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं जो आपको लगता है, साइज़, पोजीशनिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं। अब साइज़ जैसे बढ़ाने पे है, नीचे के जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनके अंदर से साफ़ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी पोर्शन में आपको टाइटल रखना है, उतने एरिया का आपका कटआउट आपका क्लीनर होना चाहिए, ताकि वो जो है अड़चन ना डाले उस चीज़ के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप अल्फ़ा आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पीछे टाइटल्स डालना तो चलो एक पार्ट हो गया, आप कुछ भी और कोई अपने लेयर डालनी हो, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर ग्रेडिंग के लिए तो कर ही सकते हैं डेफिनेटली। तो एक और आपको चीज़ बताता हूँ, उस दिन भी कोई मुझसे पूछ रहा था कि अगर 2 नोड ट्री मुझे बनाने तो कैसे बना सकता हूँ। जैसे हमने अल्फ़ा आउटपुट ऐड किया ना, वैसे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगी ऐड सोर्स। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देख रहे हैं ग्रीन आउटपुट और आ गई है। ऐड सोर्स करूँगा तो एक और आ रही है। तो अलग अलग आप जो है ये ग्रीन आउटपुट यहाँ पर ला सकते हैं। अब मैं ऐड नोड करता हूँ, मान लीजिए एक नया करेक्टर मैं लगाता हूँ, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर ये अलग से मेरा बन के आ गया। मैं इस नोड को यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इस नोड को अगर मैं करता हूँ फाइनल के साथ कनेक्ट, तो बेसिकली देख रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन सिर्फ एक ही हो सकता है फाइनल के साथ। अगर मैं नया करेक्टर भी ऐड कर लेता हूँ, ऐड नोड, और इसको थर्ड सोर्स के साथ ऐड करता हूँ, तो इन तीनों में से कोई एक ही फाइनल आउटपुट में जा सकता है, ठीक है। आप ऐड सोर्स कर सकते हो, आप ऐड आउटपुट नहीं कर सकते, ठीक है। आउटपुट आपकी सेम ही रहेगी। आप ऐड अल्फ़ा आउटपुट कर सकते हो कि आउटपुट के साथ में अल्फ़ा भी चला जाए, ठीक है। और इसी तरह से रिमूव भी करना हो, तो मान लीजिए मैंने इसको रिमूव करना है, तो राइट क्लिक किया यहाँ पर और रिमूव अल्फ़ा आउटपुट। अभी ये रिमूव नहीं है क्योंकि ये कनेक्शन में है। अगर मैं इस कनेक्शन को हटा देता हूँ और राइट क्लिक करके रिमूव अल्फ़ा आउटपुट करता हूँ तो रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली सोर्स भी आपने यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऐड किया उनको हटाना हो तो राइट क्लिक करके रिमूव सोर्स, अगेन कनेक्शन में है तो नहीं होगा, राइट क्लिक करके यहाँ से रिमूव सोर्स अब हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ ये दिखाने के लिए आपको कि मान लीजिए जैसे फर्स्ट वाला है, इस पर मैं रीसेट कर देता हूँ एक बार। इसको मैं कर देता हूँ बिल्कुल रेड, सेकंड वाले को कर देता हूँ बिल्कुल ब्लू, थर्ड वाले को कर देता हूँ बिल्कुल समथिंग एल्स। तो जो भी मैं कनेक्ट करूँगा
फाइनल आउटपुट में वही हमारा नज़र आने वाला है, कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने सिलेक्ट रेड वाला किया हुआ है। अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो मुझे ग्रीन नज़र आ रहा है, क्योंकि आउटपुट में ग्रीन है। मान लीजिए आउटपुट में ब्लू डाल देता हूँ, अब चाहे मैंने ग्रीन सिलेक्ट किया हो, एडिट में जाऊँगा तो मुझे यही नज़र आएगा। जो भी मेरा आउटपुट के अंदर होगा वो कलर मेरा फाइनल बाहर जाएगा। तो इसको यहाँ पर सिलेक्शन की वजह से मत देखिए, क्योंकि ये तो सिर्फ यहाँ पर विजुअली मैंने जो नोड सेलेक्ट किया उसको दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली जो कनेक्टेड नोड है फाइनल जो है रेंडर के अंदर वो जाने वाली है, क्योंकि आउटपुट में वो कनेक्टेड है। राइट, अगेन मैं रेड में हूँ, ब्लू वाली कनेक्टेड है। एडिट पे जाके देखूंगा तो ये मुझे ब्लू टोन वाली जो भी है पर्पल टोन वाली है नज़र आएगी। राइट, तो इस तरीके से आप मल्टीपल सोर्सेज बना सकते हैं। इसको रिमूव करने के लिए अब अगेन मैं यहाँ पर इसको हटा करके रिमूव सोर्स, इसको यहाँ से हटा करके रिमूव सोर्स। हालांकि मैं मेरे को इसका इतना यूज़ लगता नहीं। अब मैंने इसे कर दिया है, अब मैंने कोई भी कनेक्टेड नहीं है मेरे यहाँ पर, और वो भी हटा दिए हैं। अब एडिट पेज में मैं जाऊँगा तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इसके ऊपर रेड भी नहीं, क्योंकि कोई भी नोड कनेक्टेड नहीं है कलर से। इसको मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ अब ये रेड हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक आउटपुट मेरे को मिल रही है यहाँ से कलर नोड से। तो कलर नोड से आउटपुट जो भी है वो एडिट पेज के ऊपर इफेक्ट करती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और अगर आपको ऑफ़ करना हो, यहाँ पर आप ये बटन है, इससे ऑफ़ कर सकते हैं कलर के सारे इफेक्ट्स, और बाईपास करके जो आपकी ओरिजिनल वीडियो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मेरे को आपको दिखाना है, उसके लिए मैं मीडिया पूल में जाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास फुटेज पड़ी होगी, ये सारी फुटेज के लिंक मैं जैसे बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से कर सकते हैं डाउनलोड। अब मैं कलर पेज पे आता हूँ, ये मेरे पास एक फुटेज है, इसमें बीच के ऊपर जो है ये दो लोग घूम रहे हैं। राइट, इसको मुझे बहुत क्विकली करेक्ट करने के लिए मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ये इसमें आता हूँ पावर विंडो पे, और यहाँ पर जो है सबसे नीचे जो है ये एक बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। ये देखने में बॉक्स का साइन है, पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह का एरो टाइप का आ जाएगा। राइट, अब ये क्या है कि मैं जहाँ पर भी इसको ये दिखा रहा है मुझे ऑलरेडी सिलेक्शन, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो इससे आप वही मैजिक बटन जो है इससे कर सकते हैं, शिफ्ट एस से आप देख सकते हैं सिलेक्शन। तो इसका काम कहाँ कहाँ हो रहा है ये दिखा रहा है ये, तो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। जो पोर्शन ग्रे है बेसिकली ये यहाँ पर असर नहीं करने वाला, जितना पोर्शन जो है इसको मैं जैसे ड्रैग करता हूँ, देख रहे हैं सिलेक्शन जो है सॉफ्टर होता है, जो रेंज है उसकी सिलेक्शन की वो सॉफ्टर होती जा रही है। तो मैं यहाँ कहीं पर रख करके इसको, और इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ यहाँ पर। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैंने यहाँ इसको रख लिया, प्लेस कर लिया। अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इस तरह से स्काई ब्लू कलर ऐड कर देता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली जो पूरा मेरा स्काई था इसको सिंपली ऐसे करेक्ट कर लिया यहाँ पर। अब मैं ऑल्ट एस प्रेस करके सेकंड नोड लेता हूँ, और अगेन यही ग्रेडियंट टूल लेता हूँ एक और इसके ऊपर भी। इस केस में भी मैं एक बार इसको ऑन करके देख लेता हूँ कहाँ तक इसका असर हो रहा है। और ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं तक मैं ये बीच का एरिया है इसको रखता हूँ, और यहाँ पर इसको जो है ऑफसेट में थोड़ा सा रेड की तरफ, येलो की तरफ थोड़ा बढ़ा देता हूँ हल्का सा। ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर बेसिकली इसका, अब देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, और ऊपर की तरफ जाते जाते ग्रेडियंट कम होता है। थोड़ा बहुत मैं ग्रेडियंट बाद में भी एडिट करके देख सकता हूँ। इनफैक्ट इसको थोड़ा यहाँ से पीछे करके थोड़ी इसकी सॉफ्टनेस और बढ़ाते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। राइट, तो इससे क्या हो रहा है, इससे ये चीज़ आ रही है। ठीक है, और इसको रेड की बजाय थोड़ा सा हाँ इस तरफ रखते हैं। अब मैंने सिंपली ये दो नोड लगाए हैं, उससे क्या हो रहा है, ये मेरा इफेक्ट आ रहा है बिफोर आफ्टर। सिर्फ दो नोड लगाए मैंने, दोनों पे ग्रेडियंट लगाया और ये चीज़ क्रिएट हो गई इतनी जल्दी। कोई वैसे सिलेक्शन नहीं, कोई हाईलाइट सिलेक्शन नहीं, कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं, सिंपली दो ग्रेडियंट नोड और इस तरह की फुटेज आपकी पूरी करेक्ट होकर के आपके सामने आ जाती है। तो ये है पावर इन मास्क्स की और ट्रैकिंग की, और ये आपने ब्लर शार्पन भी आज देख लिया। तो ये आई होप कि इनको आप इस्तेमाल करके, क्योंकि कलर करेक्शन तो एक पार्ट है, वो तो सारा इन चीज़ों से हो जाता है, बट सिलेक्शन ये कौन से पार्ट के ऊपर कलर करेक्शन करना है, कौन से पार्ट के ऊपर फोकस डालना है, वहाँ पे आपका जो है क्रिएटिव माइंड आपका चलना चाहिए। वहाँ पे आपकी स्टोरी टेलिंग जो है वो निकल के आती है। आपने रीलाइट सीन को कर दिया, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस मैंने आपको करके दिखाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने पूरा सीन को दोबारा रीलाइट कर दिया। सीन के अंदर जो डिस्ट्रैक्शंस थी, जो उस टाइम सेट पे आप नहीं हटा सकते थे, वो यहाँ पे आपने हटा दी ब्लर करके। राइट, तो एक मूड आपने पूरा सेट कर दिया सीन के लिए। तो ये चीज़ें आपको जो है हेल्प करेंगी इस आपके विजन को अचीव करने में। जो ये मास्क विंडो है, पावर विंडो है, लाइक इस सीन के अंदर हमने किया था कि
फोकस जो है पूरा डोर के ऊपर हम लेके आके आए थे। तो डेफिनेटली ये टूल आपकी मदद करेंगे इन सब चीज़ों को अचीव करने में। आप इस तरह के सारे जो भी हमने आज डिस्कस किए हैं ये सारे इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अल्फा आउटपुट से आप टाइटल डाल सकते हैं। ये ग्रेडियंट से आप जो है बड़ी क्विकली जो आपके वाइड शॉट्स हैं उनको कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो काफ़ी हैंडी टूल्स हैं ये, और मैं चाहता हूँ कि आप इनका डेफिनेटली खूब इस्तेमाल करें और अपने ग्रेड्स को जो है नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएँ। तो आज की क्लास देख करके आप समझ गए होंगे कि क्यों DaVinci Resolve को प्रो सॉफ्टवेयर माना जाता है, उसकी पावर कितनी ज़बरदस्त है, ट्रैकर कितना अल्टीमेट है इस सॉफ्टवेयर का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप पसंद आई तो इस पूरी सीरीज़ को आप पसंद कर रहे हैं तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दृष्टिकोण प्रोडक्शंस को, और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। इससे अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं ब्लर के बारे में, की पैनल के बारे में, की फ्रेम्स कैसे काम करते हैं, ये सब डिटेल के अंदर जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले एक और बार मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं, तो जाकर के फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राव की ओर से नमस्कार।